गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 9 जून 2020 है और दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करेंगे हेराक्लिटस के एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। इसका मतलब ये है हर एक मोमेंट में हम बदलते हैं। एवरी सिंगल सेकंड अगर आप ऑब्जर्व करें, माइक्रो लेवल पर अगर आप ऑब्जर्व करें, मेटिकुलसली अगर ऑब्जर्व करें, तो जिस प्रकार से जो नदी की धारा है बहती रहती है, समय की धारा जो है वो बहती रहती है, इसी प्रकार से हमारी जीवन की धारा जो है ये भी बहती रहती है। कल जो हम थे, राइट, कल क्या 10 मिनट पहले या फिर 1 आवर पहले जो हम थे वो अब हम नहीं हैं, राइट, दैट इज गॉन। वो मोमेंट जो है वो चला गया। एवरी सेकंड जो है वो हिस्ट्री बनती जा रही है और एक एवरी सेकंड जो है वो एक नया फ्यूचर हमारी तरफ आगे आ रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, थिंक अबाउट इट, सोचिएगा इस कोट के बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स बोथ योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। 10 जून 2020 तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं EMI का ऑप्शन भी। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, राइट, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में पता नहीं है। शायद उनको पता है लेकिन ऊपर ऊपर से उन्होंने नाम सुना है, कभी वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है। तो रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनको बताइए। ऑफ कोर्स अगर आपको इस पर्टिकुलर सीरीज से आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कैपेसिटी बिल्डअप जो है वो होनी चाहिए, तो उनको इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में ज़रूर बताइएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप जो है ये भारत और चाइना के साथ जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल है। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स के पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से चाइना और इंडिया के बीच में एक स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली है दो एरियाज में। एक है लद्दाख वाला एरिया और दूसरा है सिक्किम। सिक्किम हमारा स्टेट है और लद्दाख इज यूनियन टेरिटरी। तो चलिए मैप में सबसे पहले इसको लोकेट कर लेते हैं। एक्चुअली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला जो पोर्शन है, तो ये रहा एक एक्चुअल पोर्शन, राइट। ये अब जो हमारा नया ऑफिशियल मैप भारत ने जो रिलीज़ किया था, तो इसमें ये पूरा जो एरिया है एज यू कैन सी हियर, राइट, दिस फुल एरिया इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और ये वाला जो बड़ा एरिया है दिस इज़ लद्दाख। एक्चुअली में क्या है कि ये जो आपको यहाँ पर एक थोड़ा डार्क ब्लू शेड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, राइट, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको कहते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल है भारत का, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इसी प्रकार से लद्दाख का ये वाला जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन जो है इसको कहते हैं अक्साई चीन, राइट, ये रहा येलो पोर्शन। तो ये पूरा जो रीजन, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये रीजन जो है इसको कहते हैं अक्साई चीन। यहाँ पर एक गलवान वैली है जहाँ पर इश्यू चल रहा है। फिर पेंगोंग लेक जो है वो भी न्यूज़ में था। और सिक्किम की बात करें तो ये रहा हमारा सिक्किम, ये रहा एक तरफ चाइना, यहाँ पर भी चाइना है, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, और वी आर टॉकिंग अबाउट हियर दिस पोर्शन। आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने शुरुआत जो है तैयारी की शुरुआत अभी अभी की है, तो ऐसी छोटी डिटेल्स में मुझे बतानी पड़ती है, राइट। तो जो प्रो स्टूडेंट्स हैं जो एक लंबे टाइम से इसको फॉलो कर रहे हैं, जिनकी मैप के ऊपर एक रीजनेबली अच्छी ग्रिप है, तो डोंट गेट बोर्ड, ये आपके लिए भी एक रिवीजन है। तो ये रहा नाकुला, राइट, नाकुला प्रिसाइसली यहाँ पर है नॉर्थ ऑफ सिक्किम स्टेट, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो ये मैप फिर से हम देख रहे हैं। इससे पहले एक दूसरा मैप था लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली है। मैप का एरिया जो है वो हमने देख लिया था। ओके, गुड न्यूज़ ये है कि मिलिट्री लेवल के ऊपर और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, व्हेन आई से मिलिट्री लेवल तो वहाँ के जो कमांडर्स हैं उनके बीच में भी डिस्कशन चल रही है, या फिर डिस्कशन हुई थी टू बी प्रिसाइज, और वैसे डिस्कशन चल रही है वो भी राइट वर्ड है क्योंकि प्रोसेस जो है दोनों तरफ चल रही है।
डिप्लोमेटिक लेवल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी काउंटर पार्ट यानी कि जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके बीच में भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्कशन हुई। अब इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या है? देखिए, ऐसे जो मैटर्स होते हैं, ऐसे मैटर्स में अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि ऑल ऑफ द सडन हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो वी आर मेकिंग ए मिस्टेक हियर। क्या ये पहली बार हुआ है? नो। इससे पहले लगभग 73-74 डेज लंबा एक स्टैंड ऑफ चला था। ये चला था डोकलाम में, इज इट? तो डोकलाम वाला जो प्रॉपर रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा दिस साइड हियर, राइट? यहाँ पर वो डोकलाम वाला रीजन है। तो डोकलाम का इश्यू जो है वो लगभग चला 73-74 डेज तक और मीटिंग्स काफ़ी हुई, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है वो रिजल्ट्स इस प्रकार की स्टैंड ऑफ के हमें देखने को नहीं मिलते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि दोनों साइड्स का जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दोनों साइड्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि टॉक्स विल कंटिन्यू, राइट? टॉक्स विल कंटिन्यू का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स जो है वो तैयार हैं। मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्लोमेसी को समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने राज्यसभा में, जब ये डोकलाम का इश्यू चल रहा था उस टाइम पर उन्होंने राज्यसभा में डिस्कशन या फिर जो हम कहते हैं वार्तालाप, टॉक के बारे में उन्होंने बताया था कि युद्ध जो है उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको बातचीत ही करनी पड़ती है। तो अगर युद्ध को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी बातचीत करनी है तो चाइना के साथ युद्ध क्यों करें? युद्ध से पहले ही अगर हम बातचीत कर ले तो युद्ध ही ना हो, इज़न्ट इट? तो ये बहुत ही एक समझदारी दिखाई थी उस टाइम पर, 2017 की बात है। और इस टाइम पर भी दोनों साइड्स ने डिस्कशन की बात की है। ऑफ कोर्स एक चीज़ तो साफ थी कि दोनों देश जो है वो एक वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं इसको डिस्प्यूट में हमें एस्केलेट नहीं करना है कि दो देश जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो उनके बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। दोनों देशों की समझदारी, सेंसिबिलिटी ये होगी कि ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस डिस्प्यूट में तब्दील ना हो जाए। ये अब उनकी सेंसिबिलिटी के ऊपर है, दोनों देशों की सेंसिबिलिटी के ऊपर है। और एज फार एज आई नो दोनों देशों ने एक सेंसिबिलिटी जो है यहाँ पर दिखाई है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि भारत की क्या डिमांड रहेगी। भारत की एक डिमांड, जो एक न्यूज़ आइटम थी, भारत ने क्या बताया था कि जो सिचुएशन पहले थी, जहाँ पर आपके सोल्जर्स पहले थे, वहाँ पर ही आपको फिर से वो जो एक स्टेटस क्यो था या फिर जो नॉर्मल जो सिचुएशन थी, उसी नॉर्मल सिचुएशन को आपको फिर से जनरेट करना होगा, ऐसा चाइना को हमने बताया है। बेसिकली फुल विड्रॉवल, आपके सोल्जर्स जो एक बड़ी मात्रा में हमारे एरिया में घुस चुके हैं तो उनको वापस जाना होगा। और ये चीज़ क्लियरली भारत ने जो है वो चाइना को इस डिस्कशन में हमने इन्फॉर्म कर दिया है उनको। अब दोनों देशों के सामने चैलेंज ये भी होगा कि सोल्जर्स जो हैं उनको डी इंडक्ट कैसे करें, अपने सोल्जर्स को वापस कैसे बुला लें। दिस इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, बट एनीवे ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मिलिट्री पर्सोनल जो है उनको अच्छी तरीके से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक वहाँ से ख़त्म नहीं होगी जब चाइना का जो एक सेंट्रल हब है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बीजिंग है, शी जिनपिंग उनकी ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप पिरामिड ऑफ चाइना, वहाँ से जब तक पीएलए यानी कि वहाँ की जो मिलिट्री है उनको जब तक वहाँ से ऑर्डर, बीजिंग से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक चीज़ें जो हैं वो ऐसी ही रहेगी, या फिर जो डी इंडक्ट करना है सोल्जर को वो नहीं हो पाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस एडिटोरियल में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि आपको पता होगा कि जब जम्मू एंड कश्मीर का मैप हमने इश्यू किया, आर्टिकल 370 और 35A को जब रिमूव किया गया था, उसके बाद जो भारत ने एक मैप इश्यू किया, तो उस टाइम की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बताया था, पार्लियामेंट में बताया था कि अक्साई चीन जो है उसको हम वापस लेकर रहेंगे, राइट। और चाइना ने प्रोटेस्ट किया था जब हमने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो ऑफिशियल मैप, भारत का एक नया मैप जब हमने इश्यू किया, तो उस टाइम पर चाइना ने इसका विरोध किया था। चाइना ने क्यों विरोध किया था वो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। उनका एक इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर है, और ऑफ कोर्स चाइना को भी पता है ये अक्साई चीन जो है वो भारत का है। फिर एक यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, और पाकिस्तान ने ऐसे ही गिफ्ट में चाइना को दे दिया है। तो ऑफ कोर्स भारत अपना जो एरिया है फिलहाल भले ही हमारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। वन मोर थिंग, चाइना क्यों प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि
यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखिए दिस वन, ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइस, शायद और अच्छी तरीके से आप देख सके इसको। दिस इज कॉल्ड CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इसका जो मेन कोर है वो क्या है। ये वाला ऑयल वाला पोर्शन है, इज़ इट, आई थिंक कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से जो ऑयल है तो आपको इंडियन ओशन और बहुत सारी जगहों से निकल कर फिर चाइना की तरफ यहाँ पर पहुँचता है। तो सेफेस्ट रूट जो है चाइना के लिए ऑयल सप्लाई का, यहाँ से जो ऑयल है वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से रेल और रोड के माध्यम से डायरेक्टली चाइना में पहुंच सकता है। लेकिन ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है POK में से। और इसी वजह से भारत ने प्रोटेस्ट किया था कि आप ऐसे ही कैसे, हमारी टेरिटरी जो फिलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, आपने ऐसे ही वहाँ पर एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपने कनेक्टिविटी, आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया विदाउट आस्किंग अस एंड विदाउट, हमें पता था, हम विरोध भी कर रहे थे, लेकिन चाइना जो है, चाइना ने ये बताया कि जब ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा तब उस टाइम पर हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। कैन यू बिलीव दैट थिंग? एनीवे, तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का नया मैप आया, तो चाइना ने इसका प्रोटेस्ट किया। अब प्रश्न ये है मेरे दिमाग में कि चलो चाइना ने जो है वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके साथ साथ नेपाल ने भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो मैप है उसका प्रोटेस्ट किया। कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने नेपाल और भारत के रिलेशनशिप को थरोली एनालाइज किया था। आज भी हमारे टेबल के ऊपर एक टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेपाल के ऊपर है, रेज्यूम डायलॉग विद नेपाल नाव। हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने ये आर्टिकल लिखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे उसके पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट है नेपाल और भारत वाला, ये मैप वाला पॉइंट, ये फिलहाल आपके दिमाग में रखिए, विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन। लास्ट चीज़ है इस टॉपिक के साथ जुड़ी हुई, और ये भी एक बहुत ही गहरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि डोकलाम का जब इश्यू हुआ उसके बाद वुहान में मीटिंग हुई थी, एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी। अगेन एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप फिलहाल इसको होल्ड कीजिए आपके दिमाग में। इनफॉर्मल मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इनफॉर्मल मीटिंग्स। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुहान गए थे, वहाँ पर आई थिंक 4-5 दिनों तक ये डिस्कशन जो है चली दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में। इनफॉर्मल सेटअप था, फॉर्मल नहीं। तो वुहान में जो डिस्कशन हुई उस टाइम पर हमने यही तय किया था, फिर से दोनों देशों ने यह तय किया था कि डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स। उसके बाद जब वो मामल्लापुरम में आए, शी जिनपिंग साहब यहाँ पर आए हुए थे, तो उस टाइम पर भी हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, LAC के ऊपर डिस्कशन की थी। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये दो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को क्यों मिली है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइटम, सेलिंग स्पेस। दिस वन इज अबाउट स्पेस सेक्टर ऑफ USA की बात ही क्या है। एज यू नो कि USA जो है वो स्पेस सेक्टर में काफ़ी आगे हैं। नासा जो है, एज वी ऑल नो, कितना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी सारी रिसर्च नासा जो है वो करते रहता है और एक्सेप्शनल है अपने आप में, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो हैं, उन्होंने एक 9 साल के बाद, एक लंबे गैप के बाद अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनका नाम क्या है। मुझे लगता है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो करते हैं, उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले स्पेशल टॉपिक के तौर पर हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो मैंने आपको पूछा है उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। नाउ द थिंग इज़ कि नासा और एलोन मस्क के बारे में आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। एक बहुत ही इनोवेटिव, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्यक्ति हैं। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है SpaceX। मेरा मन कर रहा है आपको एक और प्रश्न पूछ लूँ। एलोन मस्क जो हैं, उनकी एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो नासा और SpaceX, अगेन लेट मी टेल यू, नासा USA की गवर्नमेंट की कंपनी है। एलोन मस्क जो है उनकी एक प्राइवेट कंपनी है SpaceX, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। इन दोनों के बीच में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, नासा ने ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया, तो फंडिंग जो है वो नासा ने की है, लेकिन जो रॉकेट है इसका, या फिर स्पेस शिप जिसको हम कहते हैं, तो रॉकेट, फिर जो
जो एक कैबिन है उसकी, राइट, वो कैबिन, और जो इनफैक्ट जो स्पेस सूट उन्होंने पहना था एस्ट्रोनॉट्स ने, तो ये तीनों चीज़ें किसने बनाई है? ये तीनों चीज़ें इस कंपनी ने बनाई है। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है स्पेसएक्स एक अपने आप में एक अलग कंपनी है। अलग इसलिए है क्योंकि इन्होंने कॉमर्शियली स्पेस बिजनेस जो हम कहते हैं उसमें कॉमर्शियली अगर आपको स्पेस में कोई चीज़ लॉन्च करनी है तो एक प्राइवेट कंपनी ये चीज़ आपको कर देगी, दैट इज़ स्पेसएक्स, राइट। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत नई चीज़ है, एक बहुत नई बात है। आज तक ये था कि रशिया को कहा जाता था, मीन्स यूएसए जो हैं वो रशिया के पास जाता था कि हमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में भेजने हैं, तो एक एस्ट्रोनॉट का चार्ज होता था $80 मिलियन। $80 मिलियन रशिया जो है वो चार्ज करता था। लेकिन स्पेसएक्स जो हैं वो बताया जाता है कि ज़्यादा रीजनेबल हैं इन प्राइस और टेक्नोलॉजी वाइज भी काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो स्पेसएक्स कम्स इन टू प्रोवाइड एडवांटेजेस इन कॉस्ट्स, इनोवेशन एंड सेफ्टी। यूएसए की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, ख़ास करके अगर हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करें, जैसे कि सिलिकॉन वैली या फिर नासा है या फिर ये जो स्पेसएक्स हैं, उनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है और जो हमें उनसे सीखनी चाहिए वो है विलिंगनेस टू फेल। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद यही है, एंड दिस अप्लाइज टू स्टूडेंट्स एज वेल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आप पूछिए अपने आप को, सबसे ज़्यादा भय अगर आपको किसी चीज़ का है तो शायद वो फेलियर का है, कि अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए तो, आपका सपना जो है वो टूट गया तो। मीन्स ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर आप पहली बार में, लेट्स से अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में अगर चीज़ों को नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई मीन्स और एक बार डिस्क्वालीफाई होंगे। इनका एटीट्यूड देखिए, यूएसए के लोगों का, उनकी कंपनीज का एटीट्यूड देखिए, विलिंगनेस टू फेल। वो फेल होने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो फेलियर को फेलियर नहीं समझते, वो फेलियर को एक फुल स्टॉप नहीं समझते, वो फेलियर को एक इम्पोर्टेंट स्टेप समझते हैं कि दिस इज स्टेप 1, ये रहा स्टेप 2, आप और चीज़ें जो हैं वो सीखते जाइए। स्पेसएक्स का पूरा मंत्रा ही कुछ ऐसा है, फ्लाई, टेस्ट, फेल एंड फिक्स। फ्लाई, टेस्ट, फेल, और अगर फेल होते हैं तो फिर से उसको फिक्स कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, कीप ऑन डूइंग। और यही मंत्रा जो है उनके सक्सेस का मंत्रा है। ये अगर हम सीख लेंगे तो हम भी उनकी तरह, आई एम नॉट सेइंग कि उनको कॉपी करेंगे, लेकिन अपने आप में हम भी कुछ यूनिक चीज़ें, अगर आप इसरो की हिस्ट्री भी देखेंगे देन यू विल फाइंड द सेम थिंग। मिस्टर जो हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, तो उनकी जो विंग्स ऑफ फायर पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो भी बहुत सारी जगहों पर ड्रॉबैक्स उनको देखने को मिले हैं, फेलियर्स देखने को मिले, लेकिन उन फेलियर्स में से जिन जिन लोगों ने किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, अगर हम सीखते हैं देन वी मूव वन स्टेप अहेड। नासा वांट्स एलोन मस्क टू फाइंड कस्टमर्स फॉर स्पेस फ्लाइट। देखिए यहाँ पर एक कॉमर्शियल विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कस्टमर्स ढूंढिए। और जापान के एक बिलियनर हैं यूसाकू मेइजावा, तो वो मून की एक यात्रा के लिए तैयार हैं, वो जाएंगे वहाँ पर और फिर से वापस पृथ्वी पर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूएसए कर रहा है। तो कैन यू इमेजिन कि आज से 15, 20, 30 साल के बाद जो इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट है, इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट की एक शुरुआत जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। द रीज़न आई एम सेइंग इज कि जब प्राइवेट प्लेयर्स किसी एक फील्ड में, जब गवर्नमेंट कंपनीज ही होती है, फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करें तो बीएसएनएल का लैंडलाइन जो है वो बीएसएनएल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी। मोबाइल फ़ोन्स जब आए, प्राइवेट कंपनीज जब आई, तब आप देखिए कैसा रेवोल्यूशन हुआ, किस लेवल तक आज हम कहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सेम थिंग विल हैपन विथ दिस थिंग ऑल्सो। ये स्पेस सेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। नासा हैज़ पार्शली आउटसोर्स्ड इट्स वर्क ऑफ इनोवेटिंग, टेस्टिंग, बिल्डिंग न्यू टेक्नोलॉजी। नासा ने जो आउटसोर्सिंग कर दिया है अपना काम, इनोवेशन का, टेस्टिंग का, नई टेक्नोलॉजीज़ को बनाना। और स्पेसएक्स जो है, और सिर्फ स्पेसएक्स नहीं, ऐसी दूसरी कंपनीज़ को भी नासा जो है वो इन्वाइट करती हैं। इंडिया ने भी इसरो की फैसिलिटीज़ जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दी हैं। सो फार इसरो की एक कॉम्पिटिटिव एज रही है। आपको पता है कि मिशन ऑन मार्स जो है तो उसमें कुछ ₹7 पर किलोमीटर इतनी कुछ कॉस्टिंग हुई थी, तो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में इसरो का भी एक नाम है कि हम चीज़ों को लॉन्च करते हैं, यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं। तो जो कॉमर्शियल विंग है इसरो का, वो और ज़्यादा ताकतवर तभी बनेगा, या फिर भारत का जो स्पेस सेक्टर है ये और ज़्यादा मजबूत तभी बनेगा जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ऑन बोर्ड
लाएं। और इसके लिए स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, यानी कि हमारे जो टैलेंटेड लोग, इंजीनियर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा, वो नासा और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाते हैं, तो ये नहीं होगा जब उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फिर आप सोचिए कि जब आप यहाँ पर सैटेलाइट्स क्रिएट करेंगे, तब कितने सारे लोगों को रिसर्च में, कंस्ट्रक्शन में, कितनी सारी नई बिल्डिंग्स हम बनाएंगे, कितने सारे नए सेटअप करेंगे, तो छोटी बड़ी सभी कंपनी को कुछ ना कुछ काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। तो दिस विल हेल्प इन आवर इकोनॉमी एज वेल। फिर बात करते हैं फाइटिंग सी ब्लाइंडेडनेस के बारे में। नेवल वॉरफेयर के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, नेवी जो है, हमारी भारत की नेवी जो है, ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। नो डाउट हमारी आर्मी और एयरफोर्स भी उतनी ही ताकतवर है, लेकिन नेवी जो है लॉन्ग टर्म के लिए, नेवी जो है वो मीन्स एक युद्ध जो है एक लॉन्ग टर्म तक जब चलता है, तो और दुनिया के किसी भी कोने में एक होराइजन जो है, स्प्रेड जो है, वो नेवी का सबसे ज़्यादा होता है। नेवल वॉरफेयर इज अंडरटेकन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेवल वॉरफेयर। किसी ने ये बताया था, कुछ टाइम पहले हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा गया था और उसमें बताया गया था कि नेवल वॉरफेयर जो है वो सिर्फ नाम के होते हैं, और अंडरमाइन किया था नेवी को। 1965 और 1971 में ही नेवी एक्शन में थी, उसके बाद कभी एक्शन में नेवी नहीं आई है। तो यहाँ पर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर जो हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने एक सही बात बताई है कि भारत सबसे पहले तो एक मैरीटाइम कंट्री है। मैरीटाइम कंट्री का मतलब ये है कि भारत जो है बॉर्डर शेयर करता है, एक लिटरल स्टेट है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन में भारत की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। भारत का 97% जितना ट्रेड जो है वो सी रूट के माध्यम से होता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये फैक्ट्स जो हैं हमारी जो रियलिटी है, तो ये रियलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या हम नेवल पावर को वीक होने दे सकते हैं? क्या भारत अगर एक वीक नेवल पावर होगा तो क्या भारत सर्वाइव कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके बारे में भी बताया गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो, मैं आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर और जो एक फाइटर जेट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है माँ और बेटे का रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स द मदर इज़ द शिप, और बेटा या फिर बेटी जो है वो है योर फाइटर जेट। तो कहीं पर एक जगह पर आपने अपना ये रखा है नेवल दिस वेसल या फिर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसकी रेंज बढ़ा देता है। और जब भी एक आपने जो भी शॉर्टीज कर लिया, आपका जो भी मिशन था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद नज़दीक से नज़दीक जो जगह है जहाँ पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर उतर सकता है, सारी चीज़ें उनको मिलेगी, वो है दिस शिप। और इससे रीच जो है वो भी बढ़ जाती है। एक किताब है, इस किताब में लिखा गया है कि कैसे जनरल सैम मानेकशॉ हैं, फिर उस टाइम पर डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे मेजर जनरल के सिंह, तो उन्होंने भी नेवल पावर के बारे में जो बातें बताई थी वो सारी चीज़ें भी इस किताब में लिखी गई हैं। इसके अलावा जो हमारा युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1971 की बात है, तो उस टाइम पर भी सिर्फ एक ही हमारे पास ये कैरियर था, लॉन कैरियर, यानी कि जो हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन इसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने बांग्लादेश वाला जो आज पोर्शन है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो वहाँ ना तो पाकिस्तान कोई सप्लाईज भेज पाया, वहाँ से ना तो कोई चीज़ें बाहर निकल पाई। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने, आप सोचिए, ये पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक कर दिया था। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उनको हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ चाइना जो है उसके बारे में आपको पता होगा कि चाइना ने खुद ने कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो बनाने का काम किया है, इनफैक्ट उनके बन चुके हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास होना और उसके ऊपर एक मास्टरी होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भारत के पास एक लंबे समय से, जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर आज तक, हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस जो है ये हमारी ताकत है। व्हेन यू कंपेयर इंडिया एंड चाइना, तो भले ही कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि भले ही आर्मी वाइज वो हमसे ताकतवर हों, लेकिन नेवल वाइज जो हैं वो हम चाइना से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आज से ही हम प्लान करें कि हम हमारे देश में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएं। जब हम कैरियर्स बनाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो जैसे हमने नासा के बारे में बात की या फिर स्पेस सेक्टर के बारे में बात की, यही चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई होती है कि बहुत सारी एमएसएमईज, पूरी सप्लाई चेन जो है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी, इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमारी स्ट्रेंथ के लिए बेनिफिशियल होगा,
और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ओवरनाइट या फिर 1-2 साल में नहीं बनाया जाता, राइट। एक वक्त लगता है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो सी ब्लाइंडेडनेस है, अगर हम ये समझते हैं कि कोविड-19 आ चुका है और इसकी वजह से हम नेवल जो बजट है उसको कम कर देंगे, देन दिस विल बी हमारी सी ब्लाइंडेडनेस, कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म विजन को हमें क्रिएट करना होगा, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू क्रिएट एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ई डिप्लोमेसी। जो मैंने आपको डिप्लोमेसी या फिर इनफॉर्मल मीटिंग के बारे में जो चीज़ बताई थी वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक वर्चुअल लीडर, दोनों लीडर्स के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए गए, कोविड-19 डिस्कस किया गया, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को डिस्कस किया। कुछ टाइम पहले हमने इस सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। रिलेशंस को अपग्रेड किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब दोनों देशों के बीच में है। ई समिट्स जो हैं वैसे देखा जाए तो सेफ है लीडर्स के लिए, आपको प्लेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाना है, टाइम सेविंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं। सार्क की मीटिंग हुई थी जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, उस टाइम पर आपके लिए एक प्रश्न है, उस टाइम पर भारत ने कितने पैसे, अमाउंट क्या थी जो हमने सार्क के लिए रखे थे, सार्क देशों के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, उस टाइम की बात है। तो बताइए वो अमाउंट क्या थी, कमेंट सेक्शन में। 26 मार्च को G20 की मीटिंग जो सऊदी अरेबिया में कैंसिल हुई थी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बताया कि एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो वो वर्चुअल मीटिंग हुई। 4 मई को नॉन अलाइंड मूवमेंट की भी वर्चुअल मीटिंग भारत ने अटेंड की, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड की। ओके, वर्चुअल मीटिंग्स आर ओके, ऐसे टाइम में वर्चुअल मीटिंग्स जो हैं इट्स फाइन। लेकिन जो फॉर्मल नेगोशिएशंस होते हैं, जब दो लीडर्स, और सिर्फ दो लीडर्स नहीं, दो लीडर्स और उनकी पूरी टीम, दो देशों की टीम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करती है, एक लंबे टाइम से बैकडोर डिस्कशन चलती होती है। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो विजिट करके आते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर एक दूसरे को मिलते हैं, और तब फिर लास्ट में प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके बीच में डिस्कशन होती है। और उस टाइम पर भी पूरी टीम जो है वो बैकडोर में काम करती रहती है। हमें तो सिर्फ ये फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फोटोज़, लेकिन एक बहुत सारी डिस्कशन जो है बैकग्राउंड में चलती रहती है। अब ई डिप्लोमेसी जो है, ई वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ओके, टाइम सेविंग, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक जो हम कहते हैं डिलीवरी ऑफ रिजल्ट्स, इसके चांसेस यहाँ पर बहुत कम हैं। जब दो नेता मिलकर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये चीज़ ई लेवल पर या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस है उसमें नहीं हो सकती। ये 3 तस्वीरें देखिए आप, राइट, सी दिस वन एज वेल। यहाँ पर ना तो कोई फॉर्मल सेटअप है, आपने एक ऐसी अनयूजुअल जगह पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर ना तो कोई माइक है, ना तो कोई रिकॉर्डर है, ना कोई सुन रहा है आपको, सिर्फ दो नेता एक दूसरे के साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। देश को कहाँ पर ले जाना है, दोनों के क्या क्या चैलेंजेस हैं, दोनों एक दूसरे की क्या क्या मदद, इनफॉर्मल जो डिस्कशन है वो यहाँ पर हो सकती हैं, यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक जो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वही डिस्कस कर सकते हैं। और फिर साइबर इनसिक्योरिटी का भी एक खतरा जो है वो रहता है। तो जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक ई डिप्लोमेसी जो हैं वही कंडक्ट की जाएगी, एंड दैट इज़ ओके एज वेल, कि चीज़ों को जो है वो कंटिन्यूस मोशन में रखती है ई डिप्लोमेसी। लेकिन बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो है फिजिकल इंटरेक्शन, राइट। ये जो भारत आए थे शी जिनपिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनफॉर्मल सेटअप में दोनों जो है वो कोकोनट ड्रिंक पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये एक डिस्कशन जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम पर वो भारत आए थे, तब ये भी काफ़ी एक फेमस सिनारियो था। रेज्यूम डायलॉग विथ नेपाल नाउ। एक तरफ दोनों देश ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसको जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में एक इश्यू भी हो गया बॉर्डर को लेकर। जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, या फिर एक प्रश्न हमने एक सवाल खड़ा किया कि चाइना ने तो अपना जो एक प्रश्न था, चाइना ने जो जम्मू एंड कश्मीर मैप को लेकर जो हमने डिस्कशन की आज, तो उन्होंने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नेपाल को क्या प्रॉब्लम हुआ था भारत ने जब मैप, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में एक ट्रीटी है, राइट, ये बेसिकली ब्रिटिश के टाइम पर ये ट्रीटी जो है इसको साइन की गई थी, इसको कहते हैं सुगोली। तो ये जो सुगोली वाली ट्रीटी है, इस सुगोली ट्रीटी में ब्रिटिश ने और ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी, या नॉट ईस्ट, हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, 1816 की बात है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उस टाइम पर जो नेपाल के राजा थे उनके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, और उस टाइम पर नेपाल बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं तो वेस्ट में जो सतलज रिवर है, और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो तीस्ता रिवर है, इतना बड़ा था नेपाल। लेकिन ये सुगौली की ट्रीटी के बाद नेपाल जो है वो छोटा हो गया, और ये जो नेपाल की बॉर्डर्स हैं वो ब्रिटेन और नेपाल के बीच में डिस्कस हुई थी। किंग्स ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे, और ये भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि फ्यूचर में भी आपके जो आपके हेयर्स जो हैं, राइट, आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसके बारे में कभी भी कोई इश्यूज नहीं उठाएगी। तो ये चीज़ क्लियरली ट्रीटी ऑफ सुगौली में की गई थी। नाउ द थिंग इज कि जिस प्रकार से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली साहब, तो उन्होंने भारत के बारे में जो शब्द का उपयोग किया है कि इंडिया वायरस बताया, फिर इंडियन वायरस से ज़्यादा खतरा ऐसा बताया, फिर सत्यमेव जयते के बारे में प्रश्न पूछा कि क्या भारत सत्यमेव जयते को फॉलो करेगा नहीं करेगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। ये रोड क्या ऑल ऑफ द सडन हमने डेवलप किया है? ये रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो एक लंबे टाइम से चल रहा था। इश्यू तब हुआ जब 8 मई 2020 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट करके बताया कि ये जो लिंक रोड है जो मानसरोवर यात्रा के लिए इम्पोर्टेंट है, दारचूला टू लिपुलेख, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये जो रोड जो है इसको कंप्लीट किया गया है। तो उसके बाद नेपाल से रिएक्शंस आने की शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि नेपाल जो है वो चाइना के साथ, चाइना का एक प्रकार से इनडायरेक्ट सपोर्ट है, इनविजिबल सपोर्ट है, इसकी वजह से भारत के खिलाफ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स इश्यू कर रहा है। वहाँ की जो सरकार है वो भी एक कम्युनिस्ट सरकार है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो अभी रूल कर रही है नेपाल में। तो ये सारे इश्यूज जो हैं जिसके बारे में अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमने थरोली इसके बारे में डिस्कशन की थी। भारत और नेपाल के रिलेशनशिप को हमने समझा था। फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में यूनिक रिलेशनशिप है, राइट, ओपन बॉर्डर्स हैं। लगभग 30 लाख जितने नेपाल के लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं, और लाखों भारत के लोग जो हैं वो नेपाल में रहते हैं। दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक रिलेशनशिप है। हमारी आज़ादी के वक्त भी नेपाल ने हमारा साथ दिया था। रोटी बेटी का रिलेशनशिप है। रामायणा के टाइम से अगर हम देखें, उस एपिक के हिसाब से अगर देखें तो जो सीता जी हैं तो उनका एक कनेक्शन है नेपाल से। तो इस प्रकार से नेपाल और भारत की हिस्ट्री, बॉर्डर्स, कल्चर, रिलीजियन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाना पीना एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। और इंडिपेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया। गुरखा राइफल्स के बारे में हम जानते हैं, राइट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डिफेंस। बहुत सारे नेपाल के जो रिटायर्ड पर्सोनल हैं वो भारत में रहते हैं। बहुत सारे भारत के रिटायर्ड पर्सोनल भी, मिलिट्री पर्सोनल, वो नेपाल में रहते हैं। तो ये एक यूनिक रिलेशनशिप है। इस यूनिक रिलेशनशिप को हमें इमोशंस में आकर या फिर किसी भी एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, दोनों साइड्स के ऊपर है, राइट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया या फिर जस्ट नेपाल, दोनों को ये ध्यान में रखना है कि ये रिलेशनशिप जो है उसको हमें मेंटेन करना है, इसको नर्चर करना है। थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, दैट्स ओके, राइट, लेट्स मूव ऑन। बाउंड्री कमेटी जो 2000 की थी तो ये फेल हुई थी इस इश्यू को सॉल्व करने में, तो फिर से इसको रिन्यू किया जा सकता है, राइट। बात करें न्यूज़ आइटम्स की तो सबसे पहली जो खबर है वो इंडिया चाइना के ऊपर है। राजनाथ सिंह साहब ने ये बताया कि मिलिट्री लेवल पर टॉक्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रही। मार्जिनल डिक्रीज इन कोरोना वायरस केस। एमएसएमई रिवाइवल पैकेज जो है अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर ट्रीटमेंट दी जाएगी। 4 मिलिटेंट को सोफियान में हंट डाउन किया गया है। आईएनएस शार्दुल ने 233 लोगों को ईरान से इवैक्यूएट किया, और न्यूजीलैंड बन चुका है कोरोना वायरस फ्री। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।